आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और हम आपको बता दें कि कर्नाटक का किंग कौन होगा इसका फैसला 15 मई को होगा। वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर लंबी लंबी लाइनों में लग गए हैं वोटिंग के लिए और इस जंग की जीत के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी की और अंतिम नतीजों से पहले पूजा और दुआओं का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। वोटिंग से पहले येदियुरप्पा ने शिमोगा में पूजा की और इस पूजा अर्चना में दोनों ने 2019 के फाइनल से पहले हो रहे इस सेमीफाइनल में अपनी टीम की जीत की दुआएं मांगी हैं। तो आज सुबह की ही ये दो तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि बीजेपी के ये दो अहम नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए कैसे दुआ कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कर्नाटक के होने वाले कर्नाटक के सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा है। बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा जो पूजा अर्चना कर रहे हैं कि उनकी पार्टी कर्नाटक का चुनाव तो जीते ही जीते 2019 में भी एक बार फिर सत्ता में आए। 2019 के लिए कर्नाटक का ये चुनाव बेहद अहम नजर आ रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और हम जी मीडिया कर्नाटक की जनता से ये अपील करते हैं कि आप बड़ी संख्या में अपने घर से निकलें, अपने कीमती वोट को डालकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। कर्नाटक की 224 में से 222 सीटों पर करीब 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई वो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने बेंगलुरु की राजा राजेश्वरी सीट पर होने वाले चुनाव को टाल दिया। 3 दिन पहले इस विधानसभा सीट में एक घर से करीब 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिले थे, जिसकी वजह से यहां का चुनाव टाल दिया गया। इससे पहले बेंगलुरु की जयनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव टाला गया था। दोनों ही सीटों पर अब 28 मई को वोट डाले जाएंगे। तो ये दो तस्वीरें आप यहां पर देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और मेरे सहयोगी अनुराग ज्यादा अपडेट के लिए हमारे पास जुड़ गए हैं। रवि, 2019 के लिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक का ये चुनाव बेहद अहम है। दोनों पार्टियों ने ताकत तो अपनी झोंक दी है, लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है कि वो स्थानीय मुद्दे जो कि दोनों पार्टियों ने शुरुआत में तो उठाए थे, लेकिन उसके बाद अंत आते आते यानी कि वोटिंग का दिन करीब आते आते राजनीति ने एक अलग ही रुख ले लिया था। तो कर्नाटक की जनता किस आधार पर वोट करेगी? कुछ युवाओं से आपकी बातचीत हुई हो, क्या सोचते हैं वो? देखिए, सुबह 2 लोगों से बात हुई। आमतौर पर कर्नाटक में लोग हिंदी में बात करने से कतराते हैं, लेकिन जो 2 लोगों से सुबह बात हुई यहाँ जो वोट डाल के आए, एक नौजवान से बात हुई, एक बुजुर्ग से बात हुई। नौजवान का कहना यह है कि देखिए, हमारे लिए सब कुछ यहाँ मिला है सिद्धारमैया के ज़माने में, लेकिन रोजगार नहीं मिला है और रोजगार के लिए दोषी दोनों को मानते हैं, सिद्धारमैया को भी मानते हैं और मोदी को भी मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी, पीने का पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में, कर्नाटक के तमाम उन इलाकों में, और उसको लेकर पहले ये मुद्दा बना शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम और तमाम मुद्दों पर चुनाव चला गया। अब जहां चूंकि मैं खड़ा हूं सिद्धारमैया के गांव में, सीतारमन हुंडी बोलते हैं इस इलाके को, और ये मतदान केंद्र है जहां सिद्धारमैया करेंगे लगभग 11 बजे आकर मतदान करेंगे 82 नंबर बूथ पे। माना यह जा रहा है कि इस सीट से चूंकि वो हटे अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं इस सीट पे और खुद लड़ रहे हैं, 2 अलग अलग सीटों से लड़ रहे हैं, चामुंडेश्वरी और बादामी से, तो मुकाबला यहां भी ठीक ठाक है। यहां उनको ज्यादा टक्कर नहीं मिलेगा उनके बेटे को, लेकिन दोनों जगह से चूंकि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि दोनों विधानसभा सीट से सिद्धारमैया को वो लोग हराएंगे, और सिद्धारमैया चूंकि कहा यह जा रहा है कर्नाटक में कि नरेंद्र मोदी के कन्नड़ वर्जन है,
जिस तरह से नरेंद्र मोदी अटैक करते हैं लोगों पर, अपने पॉलिटिकल पार्टीज पर, अपोनेंट पर, और उसको कहीं ना कहीं घेरते हैं, उसी तरह से यहाँ सिद्धारमैया जो है अपने लैंग्वेज में मोदी का भी जवाब देते हैं, बीजेपी को घेरते हैं। और लगातार पिछले 1 साल से आप देखें तो जो राजनीति हो रही है, चाहे जिस तरह से कन्नड़ा प्राइड का मामला हो, फ्लैग का इशू हो, लिंगायत को बांटने का मामला हो, तमाम वो इशूज हैं उन्होंने जिस तरह से उठाया, उसने बीजेपी को घेरा है। तो एक बात और भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई दरअसल ये है कि बीजेपी और जीत के बीच में सिद्धारमैया खड़े हैं। सिद्धारमैया का अपना एक कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उनको हराने में बीजेपी जो लगी है, तो उनको सबसे बड़ी चुनौती सिद्धारमैया से मिल रही है, उनके काम से, उनके पर्सनालिटी से और उनके तरीके से मिल रही है। हाँ। रवि, एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो कि आपने शुरुआत में भी कही, दैट लैंग्वेज बैरियर जो है, वो लैंग्वेज बैरियर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटकी को सिद्धारमैया की तरफ शिफ्ट करने में, क्योंकि येदियुरप्पा पर लगातार जो है वो करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। और क्या उस फैक्टर के लिहाज से पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आता है? हालांकि एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए, आपने सही कहा कि जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे, और लैंग्वेज के लिए बीजेपी के भी तमाम नेता हैं, चाहे येदियुरप्पा है जो कन्नड़ में इनका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ सिद्धारमैया हैं जो कि लोकल लैंग्वेज और लोकल प्राइड को मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, और कहा जाता है सियासत में कोई भाषा नहीं होती है, सियासत की भाषा आपको समझ में आती है। नरेंद्र मोदी का ट्रांसलेशन तो हो ही, लेकिन नरेंद्र मोदी की चर्चा जिस तरह से कर्नाटक में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई येदियुरप्पा वर्सेस सिद्धारमैया नहीं है, नरेंद्र मोदी वर्सेस सिद्धारमैया यहाँ लड़ाई हो रही है। और इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है और जिस तरह से उनकी पैन इंडिया इंपैक्ट है, मतलब आप हर आदमी नरेंद्र मोदी को जानता जरूर है, उनकी बातों को लेकर इंप्रेस होता है, उनके कैरेक्टर को लेकर इंप्रेस होता है, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से उनका काम करने का अंदाज है, तो उसका बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। एक तरफ येदियुरप्पा अपने कास्ट का वोट लेकर आएंगे, जो लिंगायत है उसको लगता है कि लगभग वोट उनको मिलेगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उनका अंदाज है, उसका वोट भी बीजेपी को मिलने वाला है, पोलराइजेशन का वोट बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी हर तरह से जो उन्होंने स्कीम्स चलाए, चाहे खाने को लेकर, सस्ते खाने को लेकर हो, कैंटीन, यहाँ इंदिरा कैंटीन शुरू किया गया, और तमाम जो स्कीम शुरू किए उन्होंने बीच में, किसानों को जो लोन माफ किया गया, उसकी वजह से सिद्धारमैया जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज से भी दे रहे हैं, लोकल मुद्दों को लेकर भी दे रहे हैं, और अंदाज जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी अटैक करते हैं, उसी अंदाज में जवाब देने की वजह से भी यहाँ जबरदस्त अभी टक्कर चली। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये साउथ कर्नाटका कहा जाता है, यहाँ पे जेडीएस एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जेडीएस की वजह से और बीजेपी और जेडीएस की इंटरनल सेटिंग जो कांग्रेस रवि कि मैंने बहुत दिनों के बाद ये सुना, जब किसी ने ये कहा हो, फिर चाहे हमारे रिपोर्टर हो, एनालिस्ट हो, गेस्ट हो, कि ये मोदी वर्सेस राहुल नहीं, ये मोदी वर्सेस सिद्धारमैया है। एक बात तो तय है, आपको राजनीति का काफी लंबा अनुभव रहा है, तो आपने जो ये बात कही, यानी कि राहुल का क्या उतना इम्पैक्ट कर्नाटक में नहीं हो पाया है, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल एचडी देवेगौड़ा प्ले करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा है, लेकिन राहुल गांधी की कोई चर्चा नहीं है। सिद्धारमैया की चर्चा है, बतौर सीएम उन्होंने जो काम किया उसकी चर्चा है। राहुल गांधी कहीं चर्चा में नहीं है लोगों में। तो ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है कि उनका जो नेता है, नेशनल लीडर, वो वोट इंपैक्ट नहीं दे सकता है, वोटों में कोई इन्हांसमेंट नहीं कर सकता है, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा एचडी देवेगौड़ा का सवाल जहां तक है, तो बड़ा टैक्टिकल लड़ाई इस बार बीजेपी लड़ रही है यहाँ पे। एचडी देवेगौड़ा का जो इलाका है, एचडी देवेगौड़ा का पूरा कर्नाटका में इंपैक्ट नहीं है, पैन कर्नाटका इंपैक्ट नहीं है, उनका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो साउथ कर्नाटका में है। इसी वजह से बीजेपी और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, ये है कि इस इलाके में बीजेपी ने थोड़ा कमजोर कैंडिडेट दिए हैं, और ये कोशिश की है कि इस इलाके में जेडीएस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, कांग्रेस को कम किया जाए। क्योंकि अगर पिछली बार का आंकड़ा देखें तो कांग्रेस और जेडीएस के बीच में 3 से 4 सीटों का फासला है। 55 से 60 सीटें जो टोटल इस इलाके में आती है, उसमें 27 से 28 कांग्रेस के पास, 23 के आसपास, 24 के आसपास जेडीएस के पास, और बीजेपी के पास महज 2 सीटें हैं। तो बीजेपी इस इलाके में मेहनत करने के बजाय नॉर्थ कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, जो बाकी इलाके जो उनके मजबूत इलाके हैं, उस पर मेहनत करिए। और यहाँ जेडीएस को एक तरह से कहा जाए तो वोट शिफ्टिंग का काम भी कर रही है, और चाह रही है कि कांग्रेस का जो आंकड़ा है उसको किस तरह से नीचे लाया जाए। ठीक है
हम आपको बता दें सुबह 9 बजे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब जयनगर सीट से देवेगौड़ा ने अपना वोट यहाँ पर दिया। और जो बात यहाँ पर रवि ने कही कि भले ही पूरे कर्नाटक में उनका इम्पैक्ट नहीं है, जो रीजन वाइज इम्पैक्ट है। रवि, क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से हिंट दिया देवेगौड़ा को लेकर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है रवि, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कि देवेगौड़ा को लेकर जो हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, क्या उसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं इन चुनावों के बाद हाथ मिला सकती है बीजेपी और जेडीयू? जी बिल्कुल, ऐसा इसका अंदाज यही लगाया जा सकता है, पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते ये अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की, प्रधानमंत्री ने देवेगौड़ा की तारीफ की और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और ये माना भी जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि इस चुनाव में जो साउथ कर्नाटक है इसमें बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगा रही है। बीजेपी इस बात में ताकत लगा रही है कि जेडीएस का जो कैंडिडेट है, जो कांग्रेस के सामने खड़ा है, वो कैसे जीते, ताकि वो ज्यादा सीटें करे, कांग्रेस इस इलाके में कम हो, ताकि कांग्रेस को रोका जाए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस का आंकड़ा जो है 100 के नीचे रहे, ये कांग्रेस की कोशिश है, और बीजेपी अपने आंकड़े को बढ़ा पाए। तो इस वजह से जेडीएस का रोल उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले और बाद में भी। चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि जिस तरह जेडीएस 40 सीट पिछले बार लेकर आई थी, अगर 30 से 40 के बीच में रहती है तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बढ़ेगा। पिछले 2013 की बात करें तो येदियुरप्पा अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी अलग लड़ी थी, तो ये तय है कि बीजेपी बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी कितना 80-90 कितना जाती है, या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ जाती है, तमाम तरह की बातें कयास लगाई जा रही है। हाँ, चलिए, कयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा 15 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आप समय निकालिएगा, आपसे बातचीत करेंगे हम और पूरा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ है। अनुराग, एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो बिजनेस लीडर्स हैं कर्नाटक से, बैंगलोर बीइंग द आईटी सिटी, उनसे अगर बातचीत की हो, किस तरह की फीलिंग आपको आती है? क्या वो सोचते हैं? यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कहता है? और क्या जो रीजनल इश्यूज हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये बड़े नेता और एग्जिस्टिंग जो पार्टी है उसके बीच में, प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस सिद्धरामैया? इलेक्शन कैंपेन हुई और उसके अंदर जिस तरह से जो जुबानी जंग हुई, उसका ग्राउंड पे इतना असर नहीं है। यहाँ पर सुबह से मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर ये वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी और कई सारे जो लोग हैं यहाँ से बाहर आए हैं, उनसे बात करी तो उनका यही कहना है, इनके जो जुबानी जंग हुई और जिस तरह से पोलराइजेशन के मुद्दे उठाए गए, या फिर जो कन्नड़ा अस्मिता के मुद्दे उठाए गए, तो लोगों के बीच में उसके अलावा जो मेन मुद्दे हैं, अगर बेंगलुरु सिटी की बात करें तो कैसे ये जो जिस तरह से देश की आईटी कैपिटल कहा जाता है, इसको आईटी सिटी कहा जाता है, तो यहाँ पे किस तरह से और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जाए, कि कैसे और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आए, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको और किसी राज्यों में नहीं जाने की जरूरत पड़े, ये लोगों का कहना था। इसके अलावा जो बेंगलुरु के लोग हैं, उनका एक और चीज कहनी थी कि ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो काफी एक बड़ी समस्या है इसके अंदर, तो जो भी नई सरकार आती है उसको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो एक वेव हमेशा जो इलेक्शन के अंदर जो वेव होती है वो वेव नहीं है। और यहाँ जो भी बिजनेस टाइकून से उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो मुकाबला है वो बराबर का है। जो दोनों पार्टी है, जो मुख्य दोनों पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने टफ फाइट दे रहे हैं, और इसके नतीजे क्या होंगे ये 15 तारीख को ही देखना होगा, लेकिन वो किसी को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी की स्थिति में। ठीक है अनुराग, आपके पास भी आएंगे। एक बार अपने दर्शकों को हम दोबारा से तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ पर कि कैसे बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल वो यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अहम दिन है आज कर्नाटक की जनता के लिए। आप हमारे कर्नाटक के दर्शक हैं तो हमारी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं पहले उसके बारे में होमवर्क जरूर कर ले, जान ले कि वो कैसा कैंडिडेट है, उसके लिए आपने पहले कितना काम किया है और किन कामों के लिए वो वादे यहाँ पर कर रहा है, और उसके बाद सोच समझ कर ही अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर 5 साल के लिए यही वो लोग होंगे जो आपके शहर में आपके लिए
काम करेंगे। तो कर्नाटक का चुनाव जो है कई बड़े चुनावी मुद्दे यहाँ पर हावी रहे। एक बार उनके बारे में आपको बता देते हैं। फिर चाहे किसान का मुद्दा हो, क्योंकि 56% जो आबादी है कर्नाटक की वो खेती पर निर्भर करती है और 2013 से लेकर 2017 तक करीब करीब 3,500 किसानों ने आत्महत्या की है। और इसी किसान मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट की इकोनॉमी में, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने ये बात कही है कि हम किसानों का जो लोन है, जो ऋण है, उसे हम यहाँ पर खत्म कर देंगे, यानी कि वो लोन माफ कर दिया जाएगा, वो नहीं आपको चुकाना होगा। दूसरा अहम मुद्दा जो कर्नाटक का रहा वो रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि अगर 20 राज्यों में चुनाव रिश्वत लेने के मामले में देखा जाए तो उन 20 राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कर्नाटक का। 391 दागी कैंडिडेट है यहाँ पर आज जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप जिस भी कैंडिडेट को वोट दें, सोच समझकर उस शख्स को अपना वोट दें और ध्यान से परख लें, होमवर्क करके जाएं, उसके बारे में ढंग से पढ़ें और तभी आप समझ पाएंगे शायद। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कर्नाटक के लिए है कन्नड़ पहचान। सिद्धरामैया जो है वो हिंदी विरोध करते हैं और कन्नड़ को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। एक अलग झंडे के लिए भी वो लड़ाई कर चुके हैं, बिल पास भी हो चुका है यहाँ पर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कन्नड़ लोगों के लिए। लैंग्वेज बैरियर जो हम लगातार कहते रहे हैं, फिर वो बैरियर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो या फिर राहुल गांधी के लिए हो, अमित शाह के लिए हो, सबके लिए वो लैंग्वेज बैरियर रहा। इंटरप्रेटर लेकर वहाँ पर पहुँचे और अपनी बात लोगों के सामने रखी। लेकिन जो बात मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने कही कि जैसे हिंदी भाषी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, कन्नड़ भाषी लोग कुछ उस नज़र से सिद्धरामैया को देखते हैं, क्योंकि उसी जोश के साथ, उसी पुल के साथ वो जनता को अपनी ओर खींचते भी हैं और विपक्ष को जवाब भी कुछ उसी तरह से देते हैं। कर्नाटक के चुनावों में लिंगायत का मुद्दा भी एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा यहाँ पर रहा, और अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिलाने की बात लगातार सिद्धरामैया करते रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी यहाँ पर पसंद आई है और राज्य सरकार ने बिल पास कर प्रस्ताव केंद्र को भेज भी दिया है। लिंगायत समुदाय जो है खुद येदियुरप्पा और सिद्धरामैया दोनों इसकी वकालत करते भी रहे हैं। करीब करीब 17% आबादी है लिंगायत की। और अनुराग के पास अब एक बार चल रहे थे। अनुराग, इन सबके साथ साथ जल बंटवारा जो कि कावेरी जल विवाद है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इन मुद्दों के अलावा, क्योंकि आपने यूथ से बात की और आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या अपने मैनिफेस्टोज में जो बातें बीजेपी और कांग्रेस ने जॉब्स को लेकर कही है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कही है, क्योंकि जो आंकड़ा इन दोनों ही पार्टियों ने पेश किया है, यकीन मानिए वो मेरे गले से तो नहीं उतरता है, लेकिन क्या वहां की जनता के गले से उतरता है कि हम 6 लाख नौकरियां पैदा कर देंगे, हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है कि जो पिछले चुनाव के अंदर जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें जो बातें की गई थी, उसमें जो वादे किए गए थे, करीबन 90% तक वो वादे पूरे कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में जो बाकी की चीजें हैं उसको आगे चल के अगर उन्हें मौका मिलता है सरकार बनाने का तो वो पूरा करेंगे। इसके अलावा काउंटर करते हुए बीजेपी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में जॉब क्रिएशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आज का जो युवा है वो इसी की मांग करता है। बाकी सब मुद्दे एक युवा जो रोजगार की खोज में है उसके लिए इतने महत्व नहीं रखता है जितना रोजगार महत्व रखता है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से जॉब क्रिएशन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जो इंसेंटिव देने के लिए, अगर आप, क्योंकि बेंगलुरु को एक स्टार्टअप सिटी भी कहा जाता है, देश के कई जो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जिसकी शुरुआत जो बेंगलुरु में हुई, और अभी भी करीबन कई 100 जो बड़ी बड़े स्टार्टअप कंपनियां हैं जो बेंगलुरु के अंदर जिनका हेडक्वार्टर्स है। तो यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से कहा गया है कि स्टार्टअप फंड के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, इसके अलावा लोन के अंदर इंसेंटिव होगा। तो ये तमाम तरह के जो वादे हैं ये दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जो यूथ है जो रोजगार की खोज में है
उसको हर कोई पार्टी है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। ठीक है अनुराग, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो 222 सीटें हैं उन पर वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी इसका फैसला 15 तारीख को होगा। हर अपडेट और सबसे फास्ट नतीजे हम आपको जी बिजनेस पर दिखाएंगे, लेकिन इस जंग में जो बड़ी भूमिका होगी वो लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की होगी। क्या है ये पूरी डिटेल्स आप जरा देख लीजिए। आज कर्नाटक पॉलिटिकल लीग के फाइनल में जीत हार में बड़ी भूमिका होगी लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश की थी और कर्नाटक चुनाव में लिंगायत कार्ड खेलकर लिंगायतों को हिंदुओं से अलग धर्म का दर्जा देने की मांग की थी। जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की राजनीति अपना रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के लिंगायत कार्ड के जवाब में सिद्धारमैया के अहिंदा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। अहिंदा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और दलितों को कहा जाता है। चित्रदुर्ग के नायकों को धोखे से जहर देने वालों, दलित वीरांगना की हत्या करने वालों की जयंती मनाने वाली कांग्रेस ने इस धरती का, आपका, इतिहास का अपमान किया है। कांग्रेस ने जाति काटो वोट बांटो वाली जो राजनीति शुरू की थी वो हिंदुत्व की लड़ाई में बदल गई। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जेडीए ये भी जानती है कि लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की भूमिका कितनी अहम है। इसीलिए तीनों ही पार्टियों ने दोनों समुदाय पर खुलकर दांव लगाया है। कर्नाटक में तीनों पार्टियों ने लिंगायत और वोक्कालिगा पर बाजी लगाई। लिंगायत और वोक्कालिगा नेताओं को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए। बीजेपी ने 68 लिंगायत और 38 वोक्कालिगा नेताओं को टिकट दिए। कांग्रेस ने 49 लिंगायत नेताओं और 46 वोक्कालिगा नेताओं को टिकट दिए। वहीं जेडीएस ने 41 लिंगायत और 55 वोक्कालिगा नेताओं को टिकट बांटे। कर्नाटक में 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर अलग अलग पार्टियों के लिंगायत उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम आपको ये भी बता दें कि क्या कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में आंधी चल रही है या फिर जनता का हाथ सिद्धारमैया के साथ है। जी हां, आज कर्नाटक का फैसला बीजेपी के हक में होगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में ये फैसला आज हो जाएगा। दोनों ही पार्टियों के लिए कर्नाटक के चुनाव 2019 का लिटमस टेस्ट है। कर्नाटक 2019 का लिटमस टेस्ट। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री की जान। कर्नाटक आज न सिर्फ मोदी लहर और राहुल गांधी के असर का फैसला करेगा, बल्कि कर्नाटक में ईवीएम से अगले साल होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव के संकेत भी मिलेंगे। इसीलिए कर्नाटक की जीत बीजेपी और कांग्रेस के लिए संजीवनी है। कर्नाटक का फैसला अगर बीजेपी के पक्ष में गया तो 2019 के लिए उसकी चुनावी रणनीति मजबूत होगी। ब्रांड मोदी मजबूत होगा और अखिल भारतीय नेता के रूप में मोदी का कद और ऊंचा होगा। वहीं बीजेपी के साथ ही अमित शाह चुनाव मैनेजमेंट के महापंडित साबित होंगे और बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का दरवाजा दोबारा खुलेगा और ये बीजेपी के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए कर्नाटक चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। अगर कांग्रेस ये चुनाव हारी तो न सिर्फ पार्टी का दूसरा बड़ा गढ़ हाथ से निकलेगा, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। कांग्रेस हारी तो पार्टी की कमान प्रियंका को सौंपने की मांग बढ़ सकती है और कांग्रेस के हारने पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. कांग्रेस के हारने पर राहुल ना तो मोदी विरोधी मोर्चे का नेतृत्व कर पाएंगे और 2019 के अलावा इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी लगातार आपको दिन भर हर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।